नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रंग रंगीलो तेज पुंज को प्यारो राजस्थान, भक्ति शक्ति से सरोबार है अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं शालू सचदेवा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारी धरती है, जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति से, तेज से, दृढ़ता से परिपूर्ण है। और आज के दिन की जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो राजस्थान की धरती से, राजस्थान की वीरों से, राजस्थान की वीर गाथाओं से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने सपनों के प्रति, अपने प्रति, देश के प्रति और अपने समाज के प्रति दृढ़ होने का एक संकल्प लेना चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका बड़ा विस्तृत और विराट अनुभव है। उनका नाम है श्रीमान सुधीर शर्मा जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। सुधीर शर्मा जी सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं और वर्तमान में आप रेरा के सदस्य हैं। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसमें आप सदस्य हैं। आप बाड़मेर और पाली में कलेक्टर भी रहे हैं, रीको के आप डायरेक्टर रहे हैं और साथ ही साथ एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में आप एमडी रहे हैं। तमाम तरह के विशेष अनुभव आपको अलग अलग विभागों से संबंधित भी हैं। और निश्चित रूप से जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्वी राजस्थान से ठेठ पश्चिमी राजस्थान तक की यात्रा करता है अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अलबेलो राजस्थान है, इसके कण कण में जो सौंधी महक है, इसको आपने बहुत गहराई से देखा है। आपको पूरे राजस्थान को लेके अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। तो आज के इस एपिसोड में इन्हीं अनुभवों से हम दर्शकों को साझा करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम है अलबेलो राजस्थान और आपका एक विस्तृत अनुभव है, आपने प्रदेश की यात्रा की है, अलग अलग पदों पर रहे हैं। किस तरह से आपको राजस्थान है जो अलबेला लगा है? मेरा जन्म भरतपुर में हुआ और उसके पश्चात मेरे पिताजी न्यायिक सेवा में थे। न्यायिक सेवा में होने के कारण उनके विभिन्न स्थानों पर उनकी पोस्टिंग्स रहीं, तो उनकी पोस्टिंग के संग हमारी जीवन यात्रा भी आरंभ हुई, हमारी शिक्षा भी आरंभ हुई और राजस्थान के करीब करीब हर कोने को, हर हिस्से को हमने देखा है, वहाँ रहे हैं। और राजस्थान निश्चित रूप से एक इतना रंग बिरंगा और जीवंतता से भरपूर राज्य है, जो हमने अपनी, जब तक हम वयस्क हुए उसके बाद हम कॉलेज एजुकेशन में रहे, नौकरी में रहे, तो राजस्थान के हर हिस्से को, हर पहलू को हमने देखा है। और राजस्थान अपने आप में अलबेला है, निराला है। सुधीर जी, एक दौर में ये कहा जाता था कि चाहे कोई भी विचारक हो, चाहे कोई कवि हो, लेखक हो, एक दौर में ये नारे लगते थे कि क्या हुआ गरीब का, क्या हुआ किसान का, हल नहीं हुआ है प्रश्न रोटी का मकान का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। तो जो मकान की बात है, ये लगभग हर एक विचारक ने हर एक दौर में अपने अपने तरीके से इसकी आवश्यकता की बात कही है। चूंकि अब आप रेरा में सदस्य हैं, जब रेरा की एंट्री होती है उसके पहले और बाद में अब क्या कुछ परिवर्तन लगता है आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में? रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहले ये अनरेगुलेटेड था, जिसमें किसी तरह की कोई विशेष कानून इसके लिए लागू नहीं था। इसकी वजह से जो ग्राहक हैं, जो होम बायर है, जिनको मकान खरीदने का, मकान बनाने का सपना था, वो पूरा नहीं, मतलब होता भी था तो उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि उनका पैसा अटक जाता था, श्योरिटी नहीं रहती थी किस परियोजना के अंदर, प्रोजेक्ट में, बिल्डिंग में अब अपना पैसा लगा रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, कब वापस होगा या नहीं होगा, पैसे फ्लैट कब मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को समाधान के लिए भारत सरकार ने 2016 के अंदर एक अधिनियम लेकर के आई, जिसको कि हम आम भाषा में रेरा अधिनियम बोलते हैं, जो 2016 से प्रभावी हुआ। और इस अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग अथॉरिटीज़ का गठन हुआ है। जो अथॉरिटी हैं, जो रेरा अथॉरिटी है जिसमें मैं हूँ सदस्य, ये 1 मई 2017 से इनके कानून पर कुछ जो धाराएं थी रेरा अधिनियम की, वो प्रभावी हुई हैं। उसमें एक जो होम बायर्स हैं उनको एक अच्छी तरीके से, एक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से एक व्यवस्था के अंतर्गत उनका बुक करा सकते हैं, उसमें अपने रिलीफ ले सकते हैं। उसके बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके तहत उनका सुरक्षित है रेरा के माध्यम से जो प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मकान के सपने के लिए।
आज अगर हम बात करें तो ये बात, जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान बनाना, अपना घर खरीदना हर व्यक्ति का एक सबसे बड़ा सपना होता है। वो अपने पूरी जीवन की कमाई है उस आशियाने को बसाने में, उस आशियाने को खरीदने में लगा देता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ देरी हो जाती है या उसको समय से नहीं जो है अपना मकान मिल पाता है। आज के संदर्भ में बात करें, चूँकि इतनी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, आर्थिक स्थितियां बदल गई हैं, क्या घर खरीदने का जो सपना है आज भी उतना ही सुगम है क्या, या वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है? किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने जब घर खरीदने जाए तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे, कौन सा ऐसा तबका है जो खरीद सकता है, किस तरह से ये सपना पूरा हो सकता है? ये निश्चित है कि जो घर खरीदने का सपना है उसके लिए आपको अपना जो पूंजी है, अपनी जो बचत है, उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा या ऋण लेना पड़ेगा। अगर आपकी सामर्थ्य ऋण चुकाने की, उसके हिसाब से आप अपने मकान के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपने मकान के लिए, प्लॉट के लिए या फ्लैट, जो भी अब बड़े शहरों में फ्लैट भी हैं उसके लिए कर सकते हैं। रेरा का जो भूमिका है रेरा के अंतर्गत, तो रेरा ये सुनिश्चित करता है कि जो भी परियोजनाएं हैं उसके अंदर रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उस परियोजना के तहत अगर आप फ्लैट बुक करते हैं, मकान बुक करते हैं, तो वो एक बहुत पहले की जो तुलना में काफ़ी सुरक्षित है। तो रेरा की भूमिका यहाँ से स्टार्ट होती है कि परियोजनाएं हैं, जो भी बिल्डर हैं, भूमि निर्माता हैं, फ्लैट निर्माता हैं, वो रेरा के पास आकर के अपने परियोजना का विवरण देते हैं। उस परियोजना के अंदर कब तक वो कंप्लीट करेंगे, किस तरह से वो उसका प्लानिंग होगी, वो सारी की सारी सूचनाएं हमारे रेरा के पोर्टल पर उपलब्ध रहती हैं, आम आदमी के लिए भी, कि कौन सा प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है। सुधीर जी, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से रेरा की बात आती है, जितना सामान्य व्यक्ति एक समझ पाता है, वो ये सोचता है कि रेरा जो है एक इस प्रकार की संस्था हो गई जो जमीन या फ्लैट खरीदने वाला ग्राहक है और बेचने वाला जो व्यक्ति है उसके बीच एक सेतु का काम करते हैं, कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, कोई तकलीफ हो तो रेरा में जो है वो संपर्क किया जा सकता है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, और मैं इसको इस तरह से और विस्तार में देना चाहूँगा कि रेरा के अंदर ये कोई भी अब सुनिश्चित कर दिया गया है कि 500 गज से ज़्यादा का कोई भी भूमि है जिस पर कोई प्रोजेक्ट बनता है, या 8 यूनिट से ज़्यादा का कोई प्रोजेक्ट बनता है, उसे रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और उसको रजिस्ट्रेशन कराए बिना वो विज्ञापन भी नहीं दे सकता है, और जो विज्ञापन देगा उसमें एक पर्टिकुलर स्थान पर वो लिखा जाएगा कि ये रेरा के द्वारा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये तो निश्चित रूप से देखने को ही मिलता है कि बहुत सारे जो विज्ञापन आते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, उन पे रेरा लिखा हुआ आता है, तो ये समझा जा सकता है कि जहाँ वो लिखा हुआ आया वहाँ विश्वास अधिक बढ़ जाता है एक प्रकार से ग्राहक का। एक चीज और सामान्य रूप से हम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, घर खरीदने वालों से, फ्लैट खरीदते हैं, एक सामान्य समस्या जो देखने को आती है कि जिस कंपनी से आप फ्लैट खरीदने वाले हैं, जिस बिल्डर से खरीदने वाले हैं, वो एक तारीख तय करता है पोजीशन देने की। सर्वाधिक समस्या मुझे लगता है कि शायद इसी विषय को लेकर आती होगी कि मान लीजिए पोजीशन की कोई तारीख उन्होंने तय की और लगता है कि 6 महीने तो निकल गए, उसके बाद भी ग्राहक के पैसे वहाँ लग गए, अटक गए, किराए के मकान में रह रहा है, वहाँ किराया अलग से देना पड़ रहा है, उधर से EMI शुरू हो गई होंगी। क्या इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो इसका फिर किस प्रकार से निराकरण हो सकता है? इसको मैं इस तरह से बताना चाहूँगा आम दर्शकों के लिए भी कि रेरा के अंतर्गत एक निश्चित अनुबंध होता है। जब भूमि आप खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि आप कितने समय के अंतर्गत आप इसको कब्जा देंगे। तो जो अभी तक देखने में आया, सामान्यतः जो बिल्डिंग निर्माणाधीन है, भवन निर्माणाधीन है या योजना निर्माणाधीन है, उसमें 3 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक का समय वो देते हैं कि हम आपको इस तारीख तक निर्माण करके दे देंगे। और ये रेरा अधिनियम में ये व्यवस्था भी है कि जब 10% से ज़्यादा यदि आप एडवांस लेते हैं तो आपको वो एग्रीमेंट करना होगा। उस एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट भी तय है जिसके के अंदर आपको उसी के तहत आपको अनुबंध करना है। तो जब आप 3 वर्ष या जो भी उस अनुबंध के अंदर जो अवधि लिखी हुई है उसके अंतर्गत यदि आप कब्जा नहीं दे पाते हैं, पोजीशन नहीं दे पाते हैं, तो रेरा की एक अधिनियम की एक धारा है 31, जिसके अंदर जो प्रभावित व्यक्ति है जिसका की पूंजी अटकी हुई है और उसको कब्जा नहीं मिला है, वो रेरा अथॉरिटी के सामने आकर के अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन भी सुविधा है और डिटेल फॉर्म भर करके डिटेल विस्तृत विवरण के साथ डॉक्यूमेंट्स के संग वो सुविधा दी हुई है ताकि वो हमारे यहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। उस कंप्लेंट को दर्ज कराने के बाद हम बिल्डर्स को नोटिस देते हैं जिसके अंतर्गत उसको एक निश्चित अवधि के अंदर जवाब देना होता है।
दोनों पक्षों की फिर सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात हम अगर यदि प्रोजेक्ट में जो विलंब हुआ है और जो कि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विलंब नहीं है तो हम उसको ब्याज सहित तकरीबन कितना समय लग जाता है इस प्रक्रिया में, क्योंकि जिस व्यक्ति का पैसा अटका हुआ है वो तो बहुत कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान होता है, वो आपके सामने आएगा और उसके लिए जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें हमारे शहरी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर भी इस तरह की हम केसेस देखते हैं जहाँ पर विलंब होने के बहुत सारे इस तरह से प्रकरण सामने आते हैं। और हमारा जो देश है भावनाओं पर चलता है, तो जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति है या जिसको जानकारी नहीं है, वो किसी की बातों में आकर कि नहीं मेरे कहने पर ये मकान ले लीजिए या ये बहुत अच्छी लोकेशन है, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से जो रेरा है उसकी जो वेबसाइट है या पोर्टल है, किस तरह से इसकी जानकारी एक व्यक्ति को जुटानी चाहिए कोई भी मकान या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? जैसे मैंने आपको बताया कि हम रेरा का जो क्षेत्र है वो उन्हीं परियोजनाओं को लेकर के है जहाँ 500 गज से ज़्यादा के भूमि पर कोई परियोजना निर्मित है या 8 यूनिट से ज़्यादा उसके अंदर बन रही है। तो उन्हीं जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके तहत वही रेरा के क्षेत्राधिकार में आती हैं। जो हमारे पोर्टल है, विज्ञापन में हम लगातार बताते रहते हैं, रेडियो पर भी और FM चैनल पर भी हमने पिछले दिनों में ये जिंगल्स आए हैं इसके बारे में बताया कि रेरा अनुमोदित परियोजना ही आप खरीदें। और जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 100 से ज़्यादा कंप्लेंट्स प्रति माह हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ अब तक 5000 से ज़्यादा की कंप्लेंट भी आई थी, जिसमें से हमने काफ़ी कुछ निस्तारित भी की हैं और आज की तारीख में 1200 के करीब हैं जिनको कि हम समयबद्ध प्रक्रिया के तहत हम इस प्रक्रिया के तहत, क्योंकि इसमें समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो दूसरे न्यायालयों के अंदर जिस तरह से डिटेल में प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। एक बार आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, बिल्डर का या विकासकर्ता का क्या कहना है उसने भी अपना रिप्लाई दिया, उसके बाद उनकी सुनकर के सुनवाई करके दोनों पक्षों की और हम निर्णय दे देते हैं। सुधीर जी, जैसा आपने बताया कि लगभग 5000 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं, प्रति माह लगभग 100 शिकायतें आपके पास आती हैं, तो ये तो एक पार्ट हुआ, मेजर पार्ट इसको कह सकते हैं कि पोजीशन में जो देरी वाली बात होती है। इसके अलावा क्या लगता है और किस प्रकार की समस्याएं खासतौर पर ग्राहकों को आती हैं? मैक्सिमम जो अधिकतम समस्या है वो ये तो कब्जा देर से देने की ही है, और इसके अलावा कुछ बिल्डर्स जिनको कि एग्रीमेंट के तहत जिसने बुक कराया है वो निर्धारित अवधि में किस्तें नहीं देता है, तो बिल्डर्स भी आते हैं हमारे पास कि हमको इसके प्रोजेक्ट को, हमने इसके अलॉटमेंट को हमने कैंसिल कर दिया है, उसको आप अनुमोदित कर दीजिए हमारे कैंसिलेशन को। तो वो संख्या बड़ी कम है जी। मतलब दोनों तरफ से ही शिकायतें आती हैं। हाँ। कभी कभार तो ग्राहक की तरफ से कब्जा समय से नहीं मिल पा रहे और कभी कभार किश्त भी नहीं दे पाते। हाँ। ऐसे में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं? क्या समयबद्ध तरीके से पूरी राशि लौटा दी जाती है? किस तरह के जो फैसले हैं आप लेते हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर ये लगता है कि विलंब हुआ है और विलंब के कोई उचित कारण नहीं है, तो हम एक जो निर्धारित ब्याज दर है उसके साथ उसकी जमा राशि पर ब्याज देने का आदेश बिल्डर को देते हैं, और जो उसकी बकाया राशि हो कब्जा देते समय जो बकाया राशि हो उसमें वो उस ब्याज को एडजस्ट करके बाकी ही राशि वो मांग सकता है ग्राहक से, और इसी तरह के हम निर्णय होते हैं। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें आती हैं और रेरा एक ऐसी संस्था के रूप में काम कर रहा है जिसमें न केवल ग्राहक अपितु जो विक्रेता है उनके भी अधिकारों का संरक्षण करने की बात आती है। उनको भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वे भी रेरा में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि मामला एक तरफा नहीं है, मामला दोनों तरफ का है। कई बार अनेक अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां भी हो जाती हैं। तो जैसा आपने बताया सुधीर जी की जो बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी समस्याएं आती हैं कई बार, और जो खरीदने वाले हैं उनकी तरफ से भी आती हैं। ये खासतौर पर जो बात होती है वो होती है फ्लैट्स को लेकर, लेकिन बहुत से लोग केवल ज़मीन खरीदते हैं। जो आजकल जैसे बहुत सारी टाउनशिप बनने की भी बात आ रही है तो उसमें प्लॉट दे दिए जाते हैं। एक सामान्य ग्राहक को सामान्य शब्दों में हम कहें कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे ज़मीन हो चाहे फ्लैट हो, तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण 2-3 विषय हैं कि जिनका उनको विशेष रूप से ध्यान रखना ही चाहिए? निश्चित रूप से एक तो स्थानीय जो निकाय होते हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर के संदर्भ में बात करें, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या दूसरे शहरों के बारे में बात करें, वहाँ की जो विकास प्राधिकरण है, UIT है, या नगर पालिकाएँ हैं या नगर परिषद हैं जिनको हम स्थानीय निकाय बोलते हैं, उनसे अनुमोदित निश्चित रूप से तो वह योजना होनी ही चाहिए। इसके बाद जो मैंने बताया, जो हमारा क्षेत्राधिकार है 500 गज से ज़्यादा का स्कीम है कोई,
उसके तहत उनको फिर रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन भी निश्चित रूप से उस स्कीम का देख लेना चाहिए। और अभी कुछ ऐसा भी हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अलग अलग डिवीज़न स्तर पर जा कर के हम इस बारे में जागरूकता लाएं, ताकि लोगों को और जो भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं व्यक्ति, उन सबको इस बारे में बता भी पड़े। अभी हमने राजस्थान में जिला राज्य स्तर पर 1 मई 2025 को रेरा दिवस मनाया था, जिसके अंदर राजस्थान के जो प्रमुख बिल्डर्स थे और बाकी और लोग बाग भी थे, उनको सबको एक ही मंच पर ला करके इस बारे में हमने चर्चा भी की थी कि किस तरह से हम आम जन को और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था से हम दे सकें। जी, आप भरतपुर के हैं और आपने पूरा राजस्थान जो है अपने बचपन से लेकर अपनी प्रशासनिक सेवाओं में आपने राजस्थान देखा है। बात कर लेते हैं आपके बचपने की और बात कर लेते हैं किस तरह से आपने देखा है कि लोगों के मन में, लोगों के विचार में घर को लेकर क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से आपने देखा है, किस तरह से अब सेवाओं में आने के बाद, अब रेरा सदस्य होने के बाद में आपको एक अलग अनुभव हुआ है। आपका अनुभव कैसा रहा है? शुरुआत निश्चित रूप से जब हम जो छोटे थे और काफ़ी जब वयस्क भी हुए, नौकरी में आए, जब तक तो प्लॉटेड जो डेवलपमेंट था उस पर काफ़ी फोकस रहता था। अब जैसे जैसे शहरीकरण का विस्तार हुआ है और वर्टिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से एक सिक्योरिटी को लेकर के एक आयाम आया है लोगों के निगाह में, विचारों में कि हम एक सुरक्षित वातावरण में रहें, तो फ्लैटेड एनवायरनमेंट की और जो फ्लैट के अंदर बुक करा करके रहें, ताकि एक जगह सारी सुविधाएं मिल सके। इस दिशा में परिवर्तन निश्चित रूप से आया है। सुधीर जी, देश के सामान्य युवा की बात करते हैं तो जब वो अपनी सामान्य औपचारिक पढ़ाई पूरी करता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो सबसे बड़ा सपना जो होता है वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का उसका होता है, और उसमें भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बड़ा सपना उसका होता है। हम चाहेंगे दर्शकों तक आपकी वो यात्रा पहुंचे कि किस प्रकार से आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ से लेके और IAS बनने तक का सफ़र किस प्रकार का रहा। बचपन में चूँकि फादर मेरे पिताजी जो थे वो न्यायिक सेवा में थे और उनके संग इसी माहौल के अंदर हम रहे थे, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा में जाने की जो इच्छा थी उसी वक्त जागृत हो गई थी। और उस ज़माने में ये माना जाता था जब हम कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो एक लगता था कि सरकारी सेवा में जाना ही एक उपयुक्त रहेगा अपने कैरियर के लिए। तो हम जब से हमने पढ़ना चालू किया और उसके बाद घर में जो वातावरण था, जो विचार विमर्श होता था और लोगों को देखते थे आस पड़ोस, जिस सरकारी कॉलोनियों में रहते थे जी, तो अधिकारियों को भी देखते थे, तो मन में ये लालसा रहती थी कि हम भी इसी तरह से एक दिन बड़े बने। लगभग कितने वर्ष के रहे होंगे, कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे जब मन में ये सपना आ गया था कि हाँ मेरे को वहाँ तक पहुँचना है? जब मैं कक्षा 8 में था, जब भी ध्यान में रहा कि हमको इस दिशा में आगे जाना है। तो उसके बाद में आगे फिर कॉलेज की जो पढ़ाई हुई, चूँकि पिताजी स्थानांतरित होते रहते थे, तो उनके कारण हम कॉलेज के अंदर भी पढ़े। मेरी कुछ करीब करीब राजस्थान के हर हिस्से में हमने पढ़ाई की है। सीकर भी पढ़ा हूँ मैं, हनुमानगढ़ भी पढ़ा हूँ, फिर कोटा, हिंडौन, झालावाड़, अजमेर, और अल्टीमेटली महाराजा कॉलेज से मैंने BSc किया था। उसके बाद यहाँ से मैंने लॉ किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज से लॉ करके। जब कोई छात्र पढ़ाई शुरू करता है तो उसके लिए होता है उसको बहुत घंटे पढ़ाई करनी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी है। आपका क्या सुझाव है, किस तरह से है, क्योंकि एक समुचित शिक्षा, समुचित ज्ञान की आवश्यकता होती है पेपर क्लियर करने में। किस तरह से कोई भी छात्र जो इस सपने को पूरा करना चाहता है उसे किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? क्या 20 घंटे पढ़ाई करना, 23 घंटे पढ़ाई करना, इस तरह की हम बातें सुनते हैं, क्या ये सही है? किस तरह से चयन होना चाहिए? पढ़ाई के घंटे महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ाई आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैं खुद का उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि मैंने कभी 20 घंटे या 12 घंटे भी पढ़ाई कभी शायद ही की होगी, लेकिन ये निश्चित था शुरू से ही कि मुझे सेवा में जाना है। तो मैं उस अनसॉल्व पेपर लेकर के आता था, मेरे अपने सिलेबस से कंपेयर करता था कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मैं किस तरह से आंसर दे पाऊँगा और क्या समय सीमा है, और आंसर उत्तर जो लिखना है किस तरह से लिखना है, चीज़ों को किस तरह से समझना है, विषय को किस तरह से, विषय वस्तु जो है उसको किस तरह से समझना है और किस तरह से आपको इसमें आंसर देना है या बताना है या समझाना है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है।
सुधीर जी, इस दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि जब विद्यार्थी पूरा परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके और एग्ज़ाम दे पाता है, लेकिन चूंकि परीक्षा तो परीक्षा है और उसमें सब उत्तीर्ण भी नहीं हो सकते, बहुत से विद्यार्थी बिल्कुल नज़दीक पहुंच के रह जाते हैं और हताश और निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि नहीं, 2-4 कदम का ही थोड़ा फासला रह गया है? इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ाई करते हैं या आप जीवन में जो भी आप लर्निंग करते हैं, जो अपनी औपचारिक शिक्षा है, स्कूल शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, उसके बाद भी आप जो लर्निंग एक निरंतर प्रोसेस है। तो जहाँ अगर आप एग्ज़ाम देते वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और आपने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, और जो मेहनत है उसका परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। इसका मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अनुभव किया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा मैंने दी थी, और जब मैंने दी थी तो प्रथम प्रयास में मेरा नहीं हुआ था, साक्षात्कार भी दिया था। द्वितीय अवसर के अंदर मेरा राजस्थान के अंदर लिखित परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर थे। किन्हीं कारणों से साक्षात्कार में नंबर कम आया तो मैं राजस्थान लेखा सेवा में मेरा चयन हुआ। एक बार लगा कि मुझे कि मैं प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाया हूँ, लेकिन राजस्थान लेखा सेवा में निरंतर मेहनत करता रहा, और उसके बाद जब मेरा IAS में चयन हुआ जी। तो एक लगा कि जो परिश्रम है वो हमेशा ही आपको परिणाम देता है। बिल्कुल, तो जो बात कही जाती है कि आप कर्म करें और फल की चिंता ना करें, और यदि फल आपके अनुरूप नहीं है तो इसमें भी कुछ ना कुछ कहीं अच्छा ही आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और कोई भी व्यक्ति जब कहीं पहुंचता है तो उसका अपना एक संघर्ष होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है। हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो लगन है, उसका जो एक संयम है, उसका जो अनुशासन है, उसकी कहीं ना कहीं असफलताएं भी उसकी उस सफलता का कारक बनती है। तो असफल होने में भी कोई बुराई नहीं है और उसमें हताश नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि आपका जैसे व्यक्तिगत मान्यता है कि यदि आपका एक रास्ता रुका है तो एक दूसरा रास्ता निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रहा है, जो हो सकता है कि जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं उससे अच्छा रास्ता हो। बिल्कुल। और ये कई बार मतलब अपने परिवार में जो अपने संपर्क में जो लोग बाग हैं उनके जीवन में मैंने ये देखा है कि किसी का आपको लगता है कि किसी मौके पर कि अब किसी कारण से आपका रास्ता रुक गया है, आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बने, लेकिन हो सकता है कि उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है और वो आप निश्चित रूप से उस स्थान पर पहुंचते भी हैं। निश्चित रूप से इसी बात के लिए ये भी कहा जाता है कि ईश्वर ने आपके लिए कौन सी भूमिका तय की है, इसलिए कहीं आप असफल होते हैं तो वहाँ निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भी जब एक आविष्कार किया और 15 बार में वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने उसके बाद में लिखा कि मुझे पता लग गया, मैं असफल नहीं हुआ, मुझे पता लगा कि इन 15 तरीकों से ये आविष्कार सफल नहीं हो सकता है। तो आप जब मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ सीखते ही हैं। सुधीर जी, जानना अब आपसे ये चाहेंगे कि जिस तरीके से भरतपुर में प्रारंभिक शिक्षा हुई आपकी, सीकर में भी आपका अध्ययन हुआ, अलग अलग स्थानों पर हुआ, कलेक्टर के रूप में आपको बाड़मेर रहने का अनुभव हुआ, पूर्वी राजस्थान से आप आते हैं, ठेठ पश्चिमी राजस्थान में जाकर भी काम करने का आपको अनुभव हुआ। किस प्रकार के अनुभव रहे, खासतौर पर चूंकि बाड़मेर सीमावर्ती जिला भी है? बाड़मेर निश्चित रूप से सीमावर्ती जिला है और काफ़ी बड़ा जिला है। बाड़मेर की सीमा में प्रवेश करने के बाद जब आप दूसरे हिस्से से निकलते हैं तो करीब करीब 300 किलोमीटर आप चल चुके होते हैं। तो बाड़मेर अपने आप में बहुत एक अलग ही एक ज़िला है, और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ की जितनी भी विषमताएं हैं, भौगोलिक विषमता, मान लीजिए पानी की अनुपलब्धता है, उसके बाद भी वहाँ के जो जीवन जी रहे हैं लोग बाग काफ़ी हंसमुख और सभी विपरीत परिस्थितियों में भी मतलब काफ़ी मेहनत करके और वो आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रदेश है, जिला है वो। बिल्कुल। आप सर MD रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के भी, और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी कई तरह के नवाचार दिख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रगति हो रही है। जब आप MD थे, किस तरह से आपने उस विभाग में, क्या अनुभव रहा आपका, किस तरह की समस्याएं आई और किस तरह से आप आगे बढ़े? मैं MD NHM रहा तो 2 बार रहा हूँ मैं, और प्रथम बार जब गया था कोरोना का जब सेकेंड फेज हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, तो उस पीरियड में हमको वैक्सीनेशन के लिए हमारा टारगेट था, और जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे उसके लिए काफ़ी बड़ा जिम्मा हमने संभाला था उस पीरियड के अंदर। और जहाँ कोशिश ये की थी कि मैक्सिमम लोगों को एक वैक्सीन की आपूर्ति निश्चित रूप से भारत सरकार से हमें मिलती रहे, हम पूरे राज्य के अंदर एक सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएँ, इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए थे। इसी तरह से जो ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि ऑक्सीजन की भी उस वक्त काफ़ी स्थिति ख़राब थी और कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भर्ती होने के बाद बहुत
रहती थी, तो हर स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट लगें और किस तरह से उनको हम तेज़ी से लगवा पाएँ, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। बिल्कुल, और हम जानते हैं राजस्थान में किस तरह की स्थिति है और कैसे हम इससे जूझे। विवेकानंद जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि जब हमारा प्रदेश, हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्तियों ने बहुत हमारा साथ दिया। हम एक बार फिर से हमने योग करना शुरू किया, प्राणायाम की तरफ हम गए, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी विरासत है, इसने हमें बहुत संबल प्रदान किया, बहुत शक्ति प्रदान की। आपके जीवन की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपको एक आत्मिक शक्ति मिलती है, किस तरह से आपको प्रेरणा मिलती है, आध्यात्म की क्या भूमिका है? निश्चित रूप से परिवार में भक्ति का माहौल था, और जैसे कि आम परिवारों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है, भगवान के प्रति आस्था हम में है, आज भी है, और किसी भी काम को आरंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। और परिवार के अंदर भी इसी तरह का माहौल था, तो कोई भी अच्छा काम करते हैं या कोई भी परेशानी आती है तो निश्चित रूप से एक आत्मबल हमें इसके लिए मिलता है। आप राजकीय सेवा में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियां थी कोरोना की, मैंने बताया, तो आपको बस काम करना है और मेहनत करनी है, और निश्चित रूप से कुछ हम मदद कर पाए, ये मेरा मानना है। मैं फिर से एक बार उसी विषय पर आना चाहूँगा कि आप जैसे भरतपुर में रहे, पानी की कोई समस्या नहीं है, एक प्रकार से कह सकते हैं। दूसरी तरफ बाड़मेर में आप रहे, जहाँ नाम आते ही, बाड़मेर जैसलमेर का नाम आते ही यूँ लगता है कि रेतीले धोरों में महिलाएं सिर पर मटका रख के पता नहीं कितने किलोमीटर चलती हैं, तब जाके पीने का पानी मिल पाता है। जो ये एक प्रकार का चित्र बन गया है, या हम फिर राजस्थान से बाहर भी जाते हैं तो राजस्थान के बारे में कहा जाता है सूखा प्रदेश। बाड़मेर में क्या स्थितियां हैं, आप चूंकि वहाँ रहे हैं? बाड़मेर के अंदर देखें, वहाँ की जो पानी की व्यवस्था है वो टाँका पे काफ़ी आधारित है। टाँके बनते हैं वहाँ, जो करीब जिनका 13 से 14 फीट का एक रेडियस व्यास होता है और इतनी ही गहराई होती है। तो बरसात के पानी के अंदर उसको संग्रहण करते हैं वहाँ के जो निवासी हैं, और ये करीब करीब 8 से 10 महीने ये उनके लिए पर्याप्त रहता है। तो जब मैं बाड़मेर कलेक्टर था तो नरेगा के अंतर्गत टाँके निर्माण की भी हम स्वीकृतियाँ देते थे। हमने काफ़ी स्वीकृतियाँ उस पीरियड में दी हैं। फिर सामूहिक टाँके भी बनते थे, जो भी हमने नरेगा के अंदर हमने बनाने के आदेश जारी किए और उनमें बनवाए भी। तो और तीसरा जो बाड़मेर के अंदर देखें तो नर्मदा का पानी भी बाड़मेर के दक्षिण में, वहाँ उस वक्त जब मैं वहाँ पदस्थापित था, वहाँ से भी प्लानिंग हुई थी और वहाँ आ भी गया था गुणामलानी क्षेत्र के अंदर। बाड़मेर की बात करते हैं, खासतौर पर मारवाड़ की बात करते हैं, तो वहाँ की कैर, सांगरी, कुमठ, ये इनकी चर्चा नहीं है तो मुझे लगता है कि बात अधूरी ही रह जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में तो ये जो पारंपरिक खान पान जो है हमारा मारवाड़ का, उसको लेकर विदेशों में भी बहुत रिसर्च हुई है। कहा जाता है कि हृदय के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें जो रसायन होता है वो प्राकृतिक रूप से इन चीज़ों में मिलता है, और उसके बाद जो मेरी जानकारी में है कि इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होने लग गया है विदेश में। तो क्या लगता है ये भी एक वहाँ की जो समृद्ध विरासत है वो भी एक रोजगार का अवसर बनने लगी है? हाँ, निश्चित रूप से मैं बताऊंगा, आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर जीरा बड़ा ऑथेंटिक जीरा है वहाँ का, ये सब गोल है। बालोतरा क्षेत्र में अनार भी बन रहे हैं, कुछ सेडवा के साइड में खजूर भी काफ़ी लोगों ने उत्पादन के प्रयास किए हैं। तो एक नई संभावना इसके लिए वहाँ है। और जहाँ तक एक मेरा एक अनुभव रहा जीरे से संबंधित, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी जापान के प्रतिनिधि आए और पश्चिमी एक नेशनल हाईवे है बाड़मेर में, जिसके पश्चिम दिशा में जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति को लेने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं यहाँ? तो उन्होंने कहा सर, हम पिछली बार हमको ऊंझा से हम जीरा ले गए थे, ऊंझा वाले व्यापारी ने हमें बाड़मेर का जीरा दिया है, तो हमारी कंपनी ने हमें कहा है कि आप बाड़मेर जाइए, जाके कृषकों से डायरेक्ट बात कीजिए और वहाँ से ले जाइए। तो मैंने पूछा आप कितना ले जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम करीब 1000 टन जीरा यहाँ से ले जाएंगे। 1000 टन? 1000 टन। क्या बात है। और बाड़मेर में जो अनार का उत्पादन हुआ था वो एक ही साइज के और बहुत बड़े अनार थे, और काफ़ी अच्छे वहाँ, मतलब इसमें काफ़ी अनार की खेती बढ़ रही है और खेती बाड़ी भी है। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं किस तरह के नवाचार आ रहे हैं, नवीन जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। आपके कार्यकाल में आपने किस तरह के नवाचार किए? क्योंकि आपका जो काम था सीधे आपको संपर्क साधना होता है, आप लोगों के बीच रहते हैं, और आप जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरे राजस्थान में आप घूमे हैं। किस तरह से आपने उनकी समस्याओं को समझा, उनका निस्तारण करने का प्रयास किया?
एज ए जिला कलेक्टर हमें फील्ड में जाना होता है और 2 सप्ताह में 2 बार रात्रि चौपाल भी जानी होती है। रात्रि चौपाल में हम गाँवों में जाते हैं और वहाँ सभी जिला प्रशासन के सारे अधिकारी, पानी, बिजली, इन विभागों के अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहते हैं। ग्रामीण विकास में काम करने वाले अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। वहाँ ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं, उसके बाद वहीं जहाँ जो समस्याएं जिनका कि निस्तारण वहाँ हो सकता है हम निर्देश भी देते हैं। जहाँ तक बात है कि कुछ नवाचार की, तो मैंने एक सामूहिक जो टाँके बनवाने की जो है वो स्वीकृतियाँ काफ़ी जारी की थी, ताकि वो काफ़ी बड़े बड़े टाँके बन सकें जहाँ मतलब पशुओं के लिए जल की व्यवस्था हो सके। एक खेल स्टेडियम, स्कूल विद्यालयों के अंदर खेल स्टेडियम बन सके, उसके लिए भी एक नरेगा के अंतर्गत हमने उसकी स्वीकृतियाँ काफ़ी जारी की थी। कुछ खेल स्टेडियम भी बने थे जो विद्यालयों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत छोटा सा दर्शक दीर्घा जिसमें कवर्ड हो, बास्केटबॉल का कोर्ट हो, कबड्डी का कोर्ट हो, वॉलीबॉल का कोर्ट हो और रनिंग ट्रैक हो। सर, जैसा हमने भी देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव की स्थितियां बनी, खासतौर पर जो खबरें आती हैं वो सीमावर्ती जिलों से, सीमावर्ती क्षेत्रों से आती हैं। बाड़मेर तो बहुत चर्चा में रहा है। ऐसे में वहाँ का जो सामान्य व्यक्ति है, सामरिक दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ विशेष सावधानियां उन लोगों को रखनी होती हैं जिनको लेकर बाकी प्रदेश के अन्य जिलों के जो लोग हैं एक प्रकार से अनभिज्ञ से ही रहते हैं? बाड़मेर जिले और जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ के नागरिक अपने अपने दायित्वों के प्रति काफ़ी सचेत हैं और वो जिला प्रशासन के संग, पुलिस प्रशासन के संग बहुत सहयोग करते हैं और किसी भी तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में सूचना देते हैं। और बिल्कुल, आपने कहा आपने खेल कूद के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाया छोटे से। आज के तारीख में खेल कूद जो है अपने आप में एक विषय बन चुका है। एक तरफ तो हम डिजिटल मीडिया पे हैं, हम 24 घंटे स्क्रीन पर लगे रहते हैं, वहीं पर आपके हिसाब से जो युवा वर्ग हैं, जो छात्र हैं, किस तरह से खेल कूद के साथ में अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं, पढ़ाई में भी अपना जो है ध्यान दे सकती हैं? खेल कूद का क्या महत्व रहा है आपके व्यक्तिगत जीवन में भी? खेल कूद के लिए मेरा जब मैं हनुमानगढ़ पढ़ा था तो वहाँ हॉकी भी खेलता था और उसके बाद जब मैं हिंडौन आया तो वहाँ बैडमिंटन खेलना चालू किया, क्रिकेट खेलना चालू किया। अजमेर पहुँचा तो टेबल टेनिस भी खेलना चालू किया। तो ये खेलना निश्चित रूप से जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना भी होता है ताकि आप इन सब चीज़ों से दूर जा कर के एक अपने आप को एक फ्रेश एयर भी मिले, हवा भी मिले और निश्चित रूप से वो एक आपकी शारीरिक गतिविधि है, शरीर को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी योगदान देती है। और खेलों में मेरी रुचि रही है तो निश्चित रूप से मैंने करीब जो मैंने खेल बताए हैं आपको, ये सभी मैंने खेले हैं। निश्चित रूप से कहा भी जा सकता है कि एक दौर में कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन इस दौर में चीज़ें बदल गई हैं, इस दौर में आइकॉन भी बदल गए हैं और केवल 1-2 खेल ही नहीं अपितु बहुत से खेलों में नए नए सितारे उभर कर आ रहे हैं जो पूरे देश का नाम जो है पूरे विश्व भर में रोशन कर रहे हैं। तो खेलों का निश्चित रूप से शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो महत्व है ही। हम निश्चित रूप से कहते ही हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और बहुत से विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि यदि आप अध्ययन करते हैं उसके बीच में यदि आप थोड़ा खेलते हैं, कुछ योग प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपकी सीखने की क्षमता, आपकी याददाश्त, उसमें भी बहुत आपको लाभ होता है। तो निश्चित रूप से पढ़ने के साथ में, अपने काम के साथ में कुछ समय खेलों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। सुधीर जी, चूँकि आप नेशनल हेल्थ मिशन के आप एमडी रहे हैं और मैं बात करना चाहूँगा कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर सकते। दुनिया के मैं कहूँ कि 40 देशों को मिला लो तो इतनी आबादी नहीं होती होगी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश को स्वास्थ्य सेवाएं सहजता से, सुगमता से मुहैया कराने के लिए जो योजनाएं बनती हैं, धरातल पर उनका क्रियान्वयन होता है, निश्चित रूप से प्रयास यही रहता है कि बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा होता भी है। और कैसे क्या कुछ बेहतर हो सकता है उस फील्ड में काम करते हुए आपको जो अनुभव आया, ग्राउंड का भी अनुभव है, प्रशासनिक स्तर का भी अनुभव है, किस आधार पर योजनाएं बनती हैं, किस आधार पर क्रियान्वयन होता है? भारत सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का ही स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार मिले, इसके लिए निरंतर कोशिश रही है। और इसी कड़ी के तहत आप देखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी बड़ी संख्या में खोले गए हैं। और आयुष्मान भारत का एक कंसेप्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से फंडिंग भी होती है, जिसमें राजस्थान सरकार भी अपना अंशदान मिलाती है। और उसके तहत आम जन तक जो आपने बताया कि योग भी किया जाए, इसके लिए भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब बनाए जा रहे हैं। और उसका परिणाम भी है, जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ है, सेक्स रेशो के अंदर देखें हम, टोटल फर्टिलिटी रेट में देखें, जन्म दर में देखें, या मातृ मृत्यु दर में देखें, या शिशु मृत्यु दर में देखें, तो उनमें काफ़ी जो पैरामीटर्स हैं जिसके तहत हम ये देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से विस्तार हुआ है। वो ये जो जितने भी है ये इनके आंकड़े आते हैं जनसंख्या के और इसके, ये बड़े उत्साहजनक है और लगता है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं का काफ़ी प्रभावी तरीके से विस्तार कर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो जानकारी है, जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में व्यक्ति को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से हम बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो जब आप अपनी प्रशासनिक सेवा में रहे, जब आप डायरेक्ट MD रहे नेशनल हेल्थ मिशन के, किस तरह से प्रयास किए जाते हैं कि ग्रामीणों तक जो सेवाएं हैं वो पहुंच सके, उन्हें लाभ मिल सके? क्योंकि वो तो बहुत सहजता से शहर में आते हैं या उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। किस तरह से उन सेवाओं का विस्तार किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है कि जो सरकार है, आप सब हैं, उनके लिए वहाँ पर मौजूद हैं उनकी मदद करने के लिए? जैसा मैंने आपको बताया कि उपकेंद्र भी खुले हुए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, वहाँ चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ भी अवेलेबल रहता है। राज्य सरकार की जो निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, तो धीरे धीरे लोगों को पता पड़ रहा है और इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ये जो मैंने जितनी बताया कि मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, या साक्षरता है, ये जो सेक्स रेशो है, तो ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट इसी चीज़ का बताता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार काफ़ी अंदर तक हुआ है राज्य के अंदर। और काफ़ी जो स्वास्थ्य मशीनरी है, जो कार्यकर्ता हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है। बिल्कुल। सुधीर जी, आप रिको में भी रहे हैं MD, तो रिको का काम हम कह सकते हैं एक तरीके से इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ जो काम है जी। अब यहाँ पर एक विरोधाभास जैसी स्थिति ये आती है कि एक तरफ तो देश को विकास चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग पर्यावरण को लेकर जो काम करते हैं वो कहते हैं कि आप जंगल काट के और वहाँ पर इंडस्ट्रीज खड़ी कर देते हैं। एक तो पेड़ कट गए तो अलग से नुकसान हो गया, फिर वहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ से कार्बन उत्सर्जन बढ़ने वाला है। तो ये जो एक विरोधाभास की स्थिति है कि हमें विकास भी चाहिए लेकिन हमें पर्यावरण संरक्षण भी चाहिए, इस सब में किस प्रकार से सामंजस्य बनाया जाता है? एक्चुअल में विकास और पर्यावरण मतलब एक प्रगतिशील सोच है और इसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है, क्योंकि विकास के बिना जो आपकी जो आम जन की जो अपेक्षाएं हैं उनको किस प्रकार से पूरा हो पाए, कैसे कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से विकास भी जरूरी है और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी जरूरी है। तो रिको में औद्योगिकरण के लिए निश्चित रूप से हम जब औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे रिको के अंदर, उद्योग विभाग भी ध्यान रखता है और पर्यावरण की अनुमति जहां आवश्यक है, जो पर्यावरण कानून है उसके तहत ली जाती है। नहीं, अनुमति तो ली जाती है, लेकिन क्या कोई इस प्रकार का प्रावधान है कि कोई ज़मीन जैसे मान लीजिए रिको ले रहा है, वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप होनी है, तो वहाँ एक अनुमान के आधार पर हम यदि बात करें, मान लीजिए वहाँ 5000 पेड़ थे और अब वहाँ पर वो अलग अलग फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को अलॉटमेंट हो जाएगा, तो वो 5000 पेड़ थे, उनकी जगह कोई 5000 की जगह 25000 पेड़ लगाने की कोई योजना, इस प्रकार का क्या कानूनी रूप से भी इस प्रकार की कोई बाध्यता रखते हैं? आपको पता है कि पर्यावरण क्षेत्र के अंदर हमको सारी जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जो अनुमति लेनी हो है और जो इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है इसका, किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करेगा औद्योगिक क्षेत्र, वो सब एक व्यवस्थित कानूनी ढांचा है, उसके तहत किया जाता है। और आज हम देख रहे हैं किस तरह से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लगातार वृक्षारोपण के ऊपर भी संदेश दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तो चलता रहेगा, एक प्रक्रिया है, प्रगति की प्रक्रिया है कि अलग अलग सेटअप होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन ऐसे में एक आम व्यक्ति जो है वो किस तरह से योगदान दे सकता है जल संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में? क्योंकि ये सिर्फ सरकार की या किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आप क्या कहेंगे दर्शकों को, इसे किस तरह से जो पर्यावरण संरक्षण है, जल संरक्षण है, इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं? पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए निश्चित रूप से हर परिवार के अंदर, हर व्यक्ति को हर सीजन के अंदर ये प्रयास करना चाहिए कि वो एक पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए। वृक्ष ऐसा हो जो जिसकी आयु लंबी हो और जिसका कि वो केयर भी करे, ताकि उसकी जो
सर्वाइवल रेट है वो बढ़े, सर्वाइवल उसका हो, और इस तरह से एक अपने एक छोटा छोटा योगदान भी अगर हम देना चाहें तो इस तरह से हम दे सकते हैं, हमें देना भी चाहिए। आप जैसे बाड़मेर में रहे हैं और आपने बताया कि वहाँ पीने के पानी के लिए टांके बनाए जाते हैं और पानी निश्चित रूप से हम समझते भी हैं कि वहाँ कम है, तो बाड़मेर का सामान्य व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से जल संरक्षण को लेकर उसकी दिनचर्या में बहुत सी ऐसी बातें आ गई होंगी जो मुझे लगता है कि अन्य लोगों को भी उनका पालन करना चाहिए। वहाँ का जो जनजीवन है उसमें पानी का महत्व और पानी को बचाने के लिए किस प्रकार से क्या कुछ किया जाता है, क्या कहना चाहिए? मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, टांका जो व्यवस्था है वहाँ की टांके बनाने की, वो जल संरक्षण ही है जो उनकी जो दैनिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। अब जो राजस्थान सरकार की जो स्कीम है कि हर घर नल, उसके तहत भी वहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर एक सामान्य छोटा सा बालक, 5 वर्ष के बालक से लेकर 90-95 वर्ष तक के लोग इस पर काम कर सकते हैं। छोटे छोटे से प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे घर में कोई अतिथि आते हैं, आप पूरा गिलास पानी का भर के देते हैं, उनको आधा ही पीना है, आधा पानी वेस्ट जाता है, आप सिंक में फैला देते हैं। और यदि आपको आवश्यकता नहीं है उसके बाद भी आप यदि जल पीते हैं, थोड़ी देर बाद आपको लघुशंका के लिए जाना होता है और फिर फ्लश करते हैं तो 5 लीटर पानी और बहा देते हैं। सोचिए आधे गिलास पानी का कितना बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से यदि घर में आरओ लगा हुआ है तो उस आरओ का वेस्ट वाटर आप घर में पोछा लगाने में, गाड़ी की सफाई में, अलग अलग प्रकार से काम में ले सकते हैं। जो एसी के पाइप से पानी निकलता है उसको लेकर भी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जहां चाह वहां राह वाली बात आती है। शालू जी, आप अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, तो खुद तो बदले बंदे, ये जमाना अपने आप बदलेगा। क्या बात है। और साथ ही हम देख रहे हैं क्योंकि अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है, बारिश आ रही है और हम देखते हैं कि छतों पर भी पानी एकत्रित हो जाता है, तो अब बहुत ही सुगम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होता। जहाँ पर जो पाइप है वो छत से सीधा आपके वाटर स्टोरेज टैंक तक चला जाता है और जो भी पानी एकत्रित होता है वो टैंक में जाता है। और जैसा कि हम सबके घरों में, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं, प्योरीफायर्स लगे हुए हैं, तो वो पानी जो है रिसाइकिल होता रहता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए हमें बहुत बड़ी मशीनरी की या बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस विचार की कि हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने सदस्यों को समझा सकते हैं कि पानी कितना अमूल्य है। क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी एक्सपेरिमेंट पानी नहीं बना सकता। सर, आपके बाड़मेर के हमने बहुत अनुभव लिए हैं, साथ ही आप पाली में भी कलेक्टर रहे हैं, वहाँ के भी कोई खास विशेष कुछ अनुभव हैं आपके? पाली में पाली जिला काफ़ी समृद्ध जिला है भामाशाहों की दृष्टि से। तो पाली के अंदर ये देखने में आया कि वहाँ सरकार के जो प्रयास हैं उसके साथ साथ भामाशाह भी वहाँ काफ़ी रूप से सक्रिय रहते हैं। तो वो अपने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत वो काफ़ी जब आवश्यकता होती है तो वो आगे भी आते हैं और अपनी मदद भी देते हैं। निश्चित रूप से भामाशाहों का भी एक बड़ा महत्व है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामाशाह बढ़ा आगे, लेकर रुपया पैसा गहना। आपके पास धन है तो वो धन राष्ट्र के किस प्रकार काम में आ सकता है, आपके पास बुद्धि है तो वो बुद्धि किस प्रकार से काम आ सकती है, आपके पास जो कुछ भी है। क्योंकि निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि स्वयं केवल अपने लिए जीना ये मनुष्य का काम नहीं है, अपने अलावा समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना, वही सार्थक जीवन है। और ये जीवन हमें प्रकृति भी सिखाती है। इसीलिए कहा गया है कि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। तो सुधीर जी, जैसा आपने कहा, सच्चे इंसान जो है वो भामाशाह रूप में पाली में निवास करते हैं। पाली और पाली के आसपास भी हैं। भामाशाह तो देखिए हर जगह हैं जी, हर जगह है। लेकिन मैं पाली के, आपने संदर्भ लिया था तो पाली के संदर्भ में ही मैंने बात की थी कि पाली में जिला प्रशासन के मदद के लिए आने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखना होता है कि सरकार की व्यवस्था तो होती ही है निश्चित रूप से हर जगह, लेकिन वो आगे से आकर के आपको कहते हैं कि हमें कोई काम बताइए, हम मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे मौके कई बार आए थे। बिल्कुल। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपने परिवार को, सबको आगे साथ लेकर के चलें। बच्चों में अपने उनको शिक्षित बनाएं, स्वस्थ बनाएं और उनमें कभी भी कोशिश करें कि उनमें कभी निराशा का भाव जागृत नहीं हो।
कभी भी निराशा का भाव जागृत नहीं हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि जीवन में छोटी छोटी असफलताओं पे विद्यार्थी निराश हो जाते हैं, वहाँ उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि एक चींटी दीवार पर कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, लेकिन बिना हार माने हुए लगातार जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक रुकती नहीं है। और मानव के लिए तो यही कहा जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप में असीमित संभावनाएं हैं, मनुष्य तू बड़ा महान है, ये इसीलिए तो कहा गया है क्योंकि आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं। तो सबसे पहली बात अपने आप को मजबूत बनाना, उसके लिए ध्येय निष्ठा, ये एक बहुत बड़ी बात है। ध्येय निष्ठा के साथ लगातार निरंतर परिश्रम करते रहना, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। और फिर जो गीता का सिद्धांत है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता। हो सकता है उसका परिणाम कहीं और आगे मिलने वाला हो सकता है 1 परीक्षा 2 परीक्षा उनमें आप सफल नहीं हुए हो तो ईश्वर ने आपके लिए कोई बड़ी भूमिका निश्चित रूप से रखी होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये मानसून का सीजन है, पौधारोपण के जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह जल संरक्षण को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। हम अपने आप से शुरुआत करें, अपने घर से करें, अपनी कॉलोनी से करें, अपने गांव ढाणी मोहल्ले से शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से ये भारत की जो तस्वीर है, ये बहुत ही सुंदर तस्वीर बनने वाली है। इसमें केवल एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं, केवल सरकार की नहीं, अपितु समाज के सभी वर्गों की भूमिका होनी ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ तो श्रेष्ठ पुरुष अलग अलग तरीके से कहकर गए हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। अनेक प्रकार के दृष्टांत इस प्रकार के मिल सकते हैं। पर्यावरण और प्रकृति की बात इस एपिसोड में भी खासतौर पर इसलिए की गई है क्योंकि बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताएंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आप यदि वर्किंग में हैं तो यदि आप कुछ चहलकदमी करेंगे हरियाले हरे भरे क्षेत्र में तो आपका मन अलग प्रकार की ऊर्जा से परिपूरित होने वाला है। और जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होते हैं और तरह तरह के पक्षियों का कलरव भी आपको सुनने को मिलता है। पक्षियों का कलरव भी आपके मन को बहुत आनंदित और प्रसन्न करने वाला है। क्या कहना चाहेंगे शालू जी? कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है और सुधीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, अलबेलो राजस्थान में आए, आपने जो भी जानकारी हमसे साझा की, जो भी हमें बातें बताई, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक एक बार फिर से इस बात को समझ पाए होंगे कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और जब हम चाहेंगे, हम अपनी भूमिका निभाएंगे तो हमारा राजस्थान है वो अग्रणी राजस्थान भी होगा, निरामय राजस्थान भी होगा और हरियालो राजस्थान भी होगा। अलबेलो राजस्थान तो है, अलबेलो राजस्थान। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।